आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है G7 यानी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके जो हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी के किंग बने हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अब इस घड़ी के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए हैं। 2023 तक ब्रिक्स देशों का टोटल जीडीपी लगभग 27.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो कि दुनिया की 26.3% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि नॉमिनल टर्म्स में G7 कंट्रीज का जीडीपी अभी भी ज्यादा है, करीब 45.9 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन असली पिक्चर तब समझ आती है जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से देखें। पीपीपी के हिसाब से ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिक्स कंट्रीज का जीडीपी अब 56 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि G7 का जीडीपी सिर्फ 52 ट्रिलियन तक सिमट गया है। यानी रियल बाइंग पावर में ब्रिक्स दुनिया के नए इकोनॉमिक पावर हाउस बन गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनका पैसा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इनकी करेंसी की वैल्यू, लोकल मार्केट्स में इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और उनके लोगों की खरीदने की क्षमता भी ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट डाल रही है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बन जाएगा, और तब तक वेस्ट के लिए अपनी डोमिनेंस बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों से भी तय होता है। और जब हम ब्रिक्स प्लस देशों की बात करते हैं तो ये एक छोटी मोटी जनता नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 45% लोग यहीं रहते हैं। सोचिए, 8 बिलियन की ग्लोबल पॉपुलेशन में से करीब 3.6 बिलियन लोग सिर्फ ब्रिक्स प्लस कंट्रीज में रहते हैं। मतलब हर 2 में से एक आदमी इसी ग्रुप का हिस्सा है। जब किसी ब्लॉक के पास इतने लोग होते हैं तो उसका ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन पर असर होना तय है। ये पॉपुलेशन सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक मैसिव लेबर फोर्स भी है, एक ऐसी ताकत जो प्रोडक्शन, कंजप्शन और इनोवेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगी। इंडिया और चाइना जैसे देश जहां यूथ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां से ग्लोबल कंपनीज को स्किल्ड मैन पावर मिल रहा है, और वो भी सस्ती कॉस्ट पर। और जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो मार्केट भी बड़ा होता है। इसलिए आजकल बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड्स भी अपनी स्ट्रेटेजी एशिया के लिए रीडिजाइन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ का असली इंजन यही है। जब ब्रिक्स प्लस जैसा ग्रुप इतने बड़े पॉपुलेशन बेस के साथ मिलकर काम करेगा तो ग्लोबल पॉलिसीज में उनकी आवाज इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 2024 ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल दिया। ब्रिक्स जो पहले सिर्फ 5 देशों का ग्रुप था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अब एक नए अवतार में सामने आ रहा है। इस एक्सपेंशन ने सिर्फ ब्रिक्स की साइज नहीं बढ़ाई बल्कि उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी नेक्स्ट लेवल तक लेके। अब इस नए ब्रिक्स प्लस ग्रुप में शामिल हो गए हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और ईरान। ये वो देश हैं जो खुद अपने रीजन्स में पावरफुल प्लेयर्स माने जाते हैं। इनका ब्रिक्स में आना एक सिंबॉलिक सिग्नल भी है कि वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जिनके पास तेल के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, उनका ब्रिक्स में आना मतलब सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक नया अलाइनमेंट तय हो गया है। ईरान जैसे देश के लिए ये एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अब वो वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक का पार्ट बन चुका है। इथियोपिया और इजिप्ट जैसे अफ्रीकन कंट्रीज का शामिल होना ब्रिक्स की ग्लोबल डाइवर्सिटी को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। ये एक्सपेंशन सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुनिया को कि ग्लोबल साउथ अब मिलकर एक नई दुनिया बनाने को तैयार है। अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस में नहीं होंगे, अब रियाद, दिल्ली और बीजिंग भी वर्ल्ड पॉलिसी की टेबल पर होंगे। दुनिया भर की ट्रेड का राजा हमेशा से एक ही रहा है, यूएस डॉलर। हर इंटरनेशनल डील, हर ऑयल परचेज, हर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ डॉलर में होता था, लेकिन अब ये बदलने लगा है। ब्रिक्स देश अब डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रशिया और चाइना ने पहले ही अपने बीच के काफी सारे ट्रांजैक्शंस युआन और रूबल में शुरू कर दिए हैं। इंडिया भी रशिया से तेल खरीदते वक्त रुपी और रूबल सेटलमेंट का मॉडल टेस्ट कर चुका है। सऊदी अरेबिया जैसे देश जिन्होंने डिकेड्स तक सिर्फ पेट्रो डॉलर सिस्टम फॉलो किया, अब वो भी युआन में ऑयल ट्रेड पर ओपन हो रहे हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने का मतलब है कि वेस्ट की फाइनेंशियल पावर, सैंक्शंस की ताकत और कंट्रोल धीरे धीरे वीक हो रहा है। अगर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो उन्हें डॉलर रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इससे उनकी इकोनॉमी स्टेबल भी रहेगी और डॉलर के फ्लक्चुएशंस का असर भी कम होगा। ब्रिक्स ने एक कॉमन करेंसी लाने का प्रपोजल भी डिस्कस किया है, हालांकि अभी वो सिर्फ आइडिया फेज में है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डॉलर की मोनोपोली का अंत समझौता है। आज तक दुनिया सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे चली, डॉलर इज किंग, लेकिन अब ब्रिक्स कह रहा है किंग का टाइम
खत्म होने वाला है। 2023 में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दुनिया भर में महसूस होगा। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक इस साल इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। इंडिया की आबादी अब 1.4286 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन घटकर 1.4257 बिलियन हो गई। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। चाइना ने डिकेड्स तक वर्ल्ड बैटरी का टैग होल्ड किया, लेकिन अब इंडिया के पास एक और कार्ड है, यूथ पावर। भारत की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, मतलब एक जवान, एनर्जेटिक और स्किल्ड वर्कफोर्स जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं। जब एक देश के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है तो डिमांड भी बड़ी होती है। इसका मतलब ज्यादा कंजप्शन, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से हटाकर इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि चाइना जहां एजिंग पॉपुलेशन से जूझ रहा है, इंडिया के पास अभी भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका है। लेकिन ये मौका सिर्फ तभी काम आएगा जब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए। तो आज जब दुनिया चाइना +1 की पॉलिसी ढूंढ रही है, इंडिया के पास एक सिंपल मैसेज है, वी आर नॉट द +1, वी आर द नेक्स्ट वन। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रिक्स का राइज सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है तो दोबारा सोचिए। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और ग्लोबल थिंक टैंक का कहना है कि अगर ग्रोथ रेट्स ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले 20 सालों में ब्रिक्स न सिर्फ G7 को टक्कर देगा बल्कि उससे आगे निकल जाएगा। आज भी अगर हम देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में शामिल हैं। चाइना और इंडिया का ग्रोथ रेट G7 कंट्रीज से कहीं ज्यादा है। ब्राजील और रशिया अपने रॉ मटेरियल्स और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं। साउथ अफ्रीका मिनरल रिच इकोनॉमी होने के साथ साथ अफ्रीका का गेटवे भी है। विजुअल कैपिटलिस्ट के डेटा के मुताबिक अगर आज के ट्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं तो 2040 तक ब्रिक्स का इकोनॉमिक साइज G7 से ज्यादा हो सकता है, वो भी नॉमिनल जीडीपी में। पीपीपी तो पहले ही लीड में है। ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन के बाद तो ये पॉसिबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। G7 कंट्रीज जहां एजिंग पॉपुलेशन, स्लो इनोवेशन साइकिल्स और स्टैग्नेंट ग्रोथ से जूझ रहे हैं, वहां ब्रिक्स देश यंग पॉपुलेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक इंजन बन चुके हैं। ये एक सिंपल मैथ्स नहीं है, ये एक साइलेंट शिफ्ट है। जो पहले सिर्फ वेस्ट डिसाइड करता था, अब वो अथॉरिटी ग्रेजुअली ग्लोबल साउथ की तरफ मूव कर रही है। आने वाले कुछ सालों में दुनिया का इकोनॉमिक एपिसेंटर एशिया और अफ्रीका की तरफ टिल्ट करेगा और जब ऐसा होगा तो ब्रिक्स न सिर्फ एक ब्लॉक होगा बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का आर्किटेक्ट बनेगा। पिछले 100 सालों से दुनिया का रूल सिंपल था, वेस्ट लीड्स, रेस्ट फॉलोज। अमेरिका, यूरोप और जापान ने दुनिया के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रूल्स डिसाइड किए, लेकिन अब ये इक्वेशन धीरे धीरे बदल रही है। एक नई दुनिया उभर रही है जिसे कई लोग पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं। ब्रिक्स का एक्सपेंशन, डॉलर के ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स और ग्लोबल ट्रेड में नए पार्टनरशिप, ये सब इस बात का सिग्नल है कि अब सिर्फ वेस्ट की बात नहीं चलेगी। आज ग्लोबल साउथ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पावरफुल देश हैं, अपने रोल डिफाइन करने लगे हैं। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स कह रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया जाए। इसीलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। और जब अमेरिका इन्फ्लेशन और डेट से जूझ रहा है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस में फंसा है और जापान स्लो ग्रोथ से परेशान है, वहीं इंडिया, चाइना, ब्राजील और रशिया जैसे देश नए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं। अब डिसीजंस वॉशिंगटन या ब्रसल्स में नहीं, दिल्ली, बीजिंग और रियाद में भी लिए जा रहे हैं। ये शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। पावर डिसेंट्रलाइज हो रही है और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब एक पोल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट रियलिटी बन रहा है जहाँ हर कॉन्टिनेंट, हर कल्चर और हर वॉइस की अहमियत है। तो सवाल ये नहीं कि क्या वेस्टर्न डोमिनेंस खत्म हो रहा है, सवाल ये है कि क्या हम एक नई दुनिया के जन्म के साक्षी बन रहे हैं।